जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 का एक बहुत ही शानदार पोयम पढ़ने जा रहे हैं। पोयम और सेंट्रल आइडिया इसमें दोनों रहेगा और पोयम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। कौन सा पोयम है बेटा? तो डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट मतलब होता है कण या धूल, और ऑफ स्नो मतलब बर्फ़ के, यानी बर्फ़ के कण कह सकते हैं। तो बेटा, अगर आप लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली समस्त क्लासेस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं, बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे और शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या है हम लोगों का ये पोयम। तो सबसे पहले तो इस पोयम की समरी को हम लोग जान लें कि समरी में क्या है। तो द पोयम डस्ट ऑफ स्नो, ये जो डस्ट ऑफ स्नो कविता है, ये एक बहुत ही कविता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। बहुत ही अच्छी कविता है, बहुत छोटी कविता है, लेकिन फिर भी बहुत ही प्रभावशाली कविता है। इस कविता के माध्यम से, इस पोयम के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट महोदय ने बताने का प्रयास किया है कि कोई व्यक्ति दुखी होता है, कोई व्यक्ति खुशहाल होता है, लेकिन उसके जैसे छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो कितना ज़्यादा जीवन को प्रभावित कर सकती हैं, हमारे भावों को प्रभावित कर सकती हैं, हमारे मनोदशा को प्रभावित कर सकती हैं। अक्सर क्या होता है, लोग बड़ी बड़ी चीज़ों की ओर दौड़ते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को हमेशा इग्नोर करते जाते हैं। तो वह लोग कैसे परेशान होते हैं या उनकी क्या क्या स्थिति होती है, इसके बारे में इन्होंने बताया है। तो हम लोग देखते हैं, जैसे इसी बारे में एक दोहा कबीरदास जी ने भी कहा था कि मतलब कौन सा दोहा कहा था कि जो मतलब जैसे उस दोहे का इस समय बेटा मुझे याद नहीं आ रहा है फुल, लेकिन तो ये है कि जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। मतलब जैसे जब कभी सुई जो होती है, जिससे कांटा अगर चुभ गया है तो सुई का ही काम लगेगा, बड़े लोगों का अर्थात तलवार से कोई कांटा नहीं निकालेगा। तो उसमें देखते हैं कि द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, जो डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ़ के कण नामक कविता है, इज ए सिंपल एंड शार्ट पोएम। एक बहुत ही साधारण और छोटी सी कविता है। ये कविता कैसी है बेटा? तो बहुत ही साधारण और छोटी सी कविता है, येट फिर भी विद ए डीपर एंड लार्जर मीनिंग। एक गहरा और बड़ा भाव है। इसका भाव कैसा है? तो गहरा है और बड़ा है। द पोएट एक्सप्लेन्स, कवि दर्शाता है, कवि क्या बताने का प्रयास करता है? हाउ एन एक्ट एज पेटी एज एक्सपीरियंसिंग, कि एक सुंदरता का कार्य कैसे अनुभव किया जाता है स्नो मतलब बर्फ के रूप में। ऑन वंस बॉडी, किसी के भी शरीर पर। कैन ब्राइटन मतलब चमका सकता है, वंस डे अप उस व्यक्ति के दिन को। मतलब किस प्रकार से एक बर्फ जैसी छोटी सी वस्तु भी उस व्यक्ति के दिनों को चमका सकता है, दिन को संवार सकता है, सुंदर कार्य के रूप में उसे अनुभव दे सकता है। द मैसेज ऑफ द पोएम इज पुट इन वर्ड्स, इस कविता का जो संदेश है वो इन शब्दों में रखा गया है। कौन से शब्दों में रखा गया? बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, कि ऑलवेज ऑलवेज ए लार्जर सिग्निफिकेंस, मतलब सदा सदा के लिए एक बड़ा महत्व होता है। इन्होंने क्या कहा है कि हमेशा हमेशा के लिए इसका एक बड़ा महत्व होता है। ये चीज़ इसमें इन्होंने बताने का प्रयास किया है। तो चलिए देखते हैं कि पोयम में इन्होंने कैसे इसको एक्सप्लेन किया है, बहुत छोटी सी बातों में। जैसे क्या कहा, आप लोग पढ़े होंगे, गागर में सागर किस कवि की दोहा को कहा जाता है? तो बिहारी लाल को कहा जाता है। और बिहारी लाल जी ने क्या कहा था बेटा? बिहारी लाल जी के दोहे के बारे में कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, और देखने में छोटा न लगे घाव करें गंभीर। तो कोई भी चीज़ अगर देखने में छोटा लग रहा है तो उसको हल्के में कभी मत लेना। देखते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट महोदय ने किस प्रकार से अपने भावों को मात्र छोटी छोटी लाइनों में, 8 लाइनों में प्रकट कर दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पोयम को। कह रहे हैं द वे, मतलब रास्ते में एक क्रो, एक कौवा, कौवे की बात कर रहे हैं जिसको लोग हमेशा अशुभ का प्रतीक मानते हैं। तो क्या कहा कि रास्ते में एक कौवा सूक डाउन ऑन मी, सूक मतलब होता है झकझोरना, हिलाना। तो क्या किया? हिला दिया या झकझोर दिया, ऑन मी मेरे ऊपर। क्या हिला करके गिराया? द डस्ट ऑफ स्नो, मतलब बर्फ के कण। क्या कहा कि रास्ते में एक कौवे ने मेरे ऊपर हिला करके, झकझोर करके बर्फ के कुछ कण गिरा दिए।
फ्रॉम ये हेमलाक ट्री, हेमलाक मतलब होता है धतूरा, तो कह रहे हैं कि एक धतूरे के पेड़ से एक कौवे ने मेरे ऊपर कुछ बर्फ के कण को रास्ते में हिला करके गिरा दिया। सेक आप लोग पढ़े होंगे, सेक एक शब्द होता है, सेक वेल बिफोर यूज, अक्सर देखते हैं जो लिक्विड फॉर्म में दवाइयाँ होती हैं उस पर लिखा रहता है, तो वही सेक का सेकेंड फॉर्म है सूख। तो इन्होंने क्या कहा कि रास्ते में एक कौवे ने मेरे ऊपर एक धतूरे के पेड़ से झकझोर करके हिला करके बर्फ के कुछ कण को गिरा दिया। अब गिरा दिया तब क्या हुआ, क्या हुआ बेटा, हैज़ गिवन माई हार्ट, मेरे दिल को दिया है, मेरे हृदय को दिया है, क्या दिया है, ए चेंज मतलब एक परिवर्तन ऑफ मूड मतलब भाव का, मेरे मन को मेरे दिल को एक भावों का परिवर्तन दिया है। कैसा परिवर्तन, और क्या किया है, एंड सेव्ड और बचा लिया है, सम पार्ट मतलब कुछ हिस्सा ऑफ द डे मतलब दिन का, और दिन के कुछ हिस्से को बचा लिया है। आई हैड रूड जो मेरा बर्बाद था, मैं एक दुखी मन में था, उदास मन में था, ऐसे मेरे दिन के कुछ हिस्से को उसने बचा लिया है, मेरे मन में मेरे दिल के भावों को परिवर्तित कर दिया है, बदल दिया है। तो बेटा ये तो रहा पोयम, इसमें इन्होंने बताया। अब देखते हैं पोयम जितना महत्वपूर्ण है उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया है इसकी। तो ये ध्यान रखना, बोर्ड पेपर में सेंट्रल आइडिया जब से ये यूपी बोर्ड के सिलेबस में आया है हर साल आता है, सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो उसमें भी आता है, तो इसलिए इसका सेंट्रल आइडिया भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सेंट्रल आइडिया को देख लेते हैं। क्या कहा, सेंट्रल आइडिया में कह रहे हैं कि द पोएम एक्सप्रेसेस, कविता प्रकट करती है, एक्सप्रेस मतलब प्रकट करना, तो कविता प्रकट करती है द सिग्निफिकेंस मतलब महत्व ऑफ स्मॉल थिंग्स मतलब छोटी छोटी चीज़ों का, कविता छोटी छोटी चीज़ों के महत्व को प्रकट करती है इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड, किसी के भी क्रियाकलापों को बदलने में, भावों को बदलने में, एटीट्यूड मतलब भाव, सेखी बगारना या भाव बनाए रखना, तो किसी के भी भावों को बदलने में ये कविता प्रकट करती है कि किस प्रकार से छोटी चीज़ें कितनी अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। द पोएट मतलब कवि, एप्रिसिएट्स, एप्रिसिएट मतलब प्रशंसा करना, प्रशंसा करता है, द ब्यूटी मतलब सुंदरता की, ऑफ द स्नो फ्लेक्स मतलब बर्फ के कणों का, टुकड़ों का, कवि बर्फ के टुकड़ों का प्रशंसा करता है, व्हिच चेंज्ड हिज मूड जिसने उसके भाव को बदल दिया। भैया जब बर्फ के कण गिरे तभी तो उसके भाव बदले, तो क्या कहा कि कवि बर्फ के उन टुकड़ों का बहुत ज़्यादा प्रशंसा करता है जिसने उसके भावों को बदल दिया है, एंड सेव्ड प्रीसियस मोमेंट्स, और उसके प्रीसियस मतलब क्या होता है, तो प्रीसियस का मतलब होता है बहुमूल्य, बेशकीमती, और उसके बेशकीमती समय को बचा लिया है फ्रॉम बीइंग वेस्टेड, वेस्टेड मतलब बर्बाद हो जाने से, और उसके बहुमूल्य समय को, बेशकीमती समय को बर्बाद हो जाने से बचा लिया है। ए क्रो शेक्स ऑफ द स्नो डस्ट, एक क्रो मतलब एक कौवा, अब पोएम वाले से ले लीजिए, जैसे अभी तक तो इसमें महत्व को बताया, अब क्या करेंगे पोएम वाले हिस्से को लेंगे कि एक क्रो मतलब एक कौवा शेक्स ऑफ द स्नो डस्ट मतलब बर्फ के कण को हिला करके गिराता है, कहाँ पर, फ्रॉम द हेमलाक ट्री, कहाँ से गिराता है, तो धतूरे के पेड़ से, यानी एक धतूरे के पेड़ से एक कौवा बर्फ के कुछ टुकड़ों को हिला करके गिराता है। द सेम वे, ठीक उसी प्रकार से, मतलब जैसे कि वो बर्फ के टुकड़े को गिराया उसी प्रकार से, वन कैन शेक्स ऑफ द सैडनेस, कोई भी एक अपने दुख को, अपने दुखों को हिला करके गिरा सकता है, भगा सकता है, फ्रॉम वंस हार्ट अपने दिल से, उसी प्रकार से जैसे एक कौवा बर्फ के टुकड़े को धतूरे के पेड़ से हिला करके गिरा देता है, ऐसे ही कोई भी व्यक्ति अपने दिल के, अपने मन के दुखों को क्या करता है, हिला करके भगा सकता है, झकझोर करके निकाल सकता है, गिरा सकता है। तो ये बेटा सेंट्रल आइडिया था। अब देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, यहाँ पर कुछ अजीब भाषा के अक्षर आ गए हैं, लेटर आ गए हैं, कोई बात नहीं, वहाँ लिखा था क्वेश्चन फर्स्ट, तो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कह रहे हैं, अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, बोर्ड पेपर में बेटा क्वेश्चन भी आता है, जैसे एक क्वेश्चन आता है पोएट्री सेक्शन से, आपको उसका आंसर लिखना होता है, अथवा, अथवा करके दिया रहता है, अथवा आपको 4 लाइन की एक कविता लिखनी होती है,
4 लाइन की कविता में क्या कहता है कि वो ऐसी कविता जो इस पेपर में ना आई हो। तो इसलिए बेटा अगर आप पोयम याद करना तो पोयम आप लोग 4-4 लाइन का 2 पोयम याद कर लेना, या कह सकते हैं सीधे 8 लाइन याद कर लेना। अगर पहली 4 लाइन बोर्ड पेपर में आ गई है तो आप दूसरी 4 लाइन लिख देना, और अगर दूसरी 4 लाइन आई है तो पहली 4 लाइन लिख देना। अथवा अगर आप मान लो पोयम नहीं याद करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों का क्वेश्चन भी है। जैसे क्वेश्चन में क्या है, पहला क्वेश्चन है हु हैज़ कंपोज्ड द पोयम डस्ट ऑफ स्नो। द डस्ट ऑफ स्नो पोयम जो है यानी बर्फ के कण जो कविता है, किसने रचा है, किसने लिखा है। व्हाट डज द पोएट टीच अस थ्रू दिस पोएम। कवि हमें इस कविता के माध्यम से, थ्रू मतलब माध्यम से, कवि हमें इस कविता के माध्यम से क्या सिखाता है, क्या बताता है, ये चीज़ इसमें पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर और क्या बताता है कवि, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाई अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द पोएम मतलब कविता, डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज मतलब डस्ट ऑफ स्नो कविता लिखी गई है बाई अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मतलब अमेरिकी कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। क्या है कि कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये जो अमेरिकी कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट महोदय, उनके द्वारा ये कविता लिखी गई है। तो उनके द्वारा कविता में क्या लिखा गया है, थ्रू दिस पोएम, इस कविता के माध्यम से, यानी इस कविता के माध्यम से, फर्स्ट टीच अस, फर्स्ट महोदय हमें बताते हैं, दैट इवन स्मॉल की छोटी सी वस्तु भी, सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट इवेंट्स, मतलब जो एक सीमिंगली मतलब प्रतीत होती हुई, इनसिग्निफिकेंट मतलब महत्वहीन, एक महत्वहीन घटना के रूप में प्रतीत होती हुई या चीज़ें प्रतीत होती हुई, इन नेचर मतलब प्रकृति में, कैन हैव ये प्रोफाउंड पॉजिटिव इम्पैक्ट, के पास भी एक प्रभावशाली सकारात्मक भाव हो सकता है, ऑन आवर मूड, हमारे भाव पर, एंड आउटलुक, और हमारे प्रस्तुतिकरण पर, कि हमारे प्रस्तुतिकरण और हमारे भावों पर इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में पाई जाने वाली छोटी वस्तु और उससे भी जो महत्वहीन चीज़ें हैं उनका एक प्रभाव हो सकता है। द पोएम हाईलाइट्स द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ नेचर। द पोएम हाईलाइट्स मतलब इस कविता में दर्शाया गया है या उच्च गुण के साथ दर्शाया गया है, क्या चीज़, द इन ट्रांसफॉर्मेटिव मतलब परिवर्तनकारी, पावर मतलब शक्तियाँ, ऑफ नेचर मतलब प्रकृति की। इस कविता में प्रकृति की परिवर्तनकारी शक्तियाँ दर्शाया गया है। एंड इनकरेज, और हतोत्साहित किया गया है, अस मतलब इनकरेज अस, और हमें उत्साहित किया गया है, टू एप्रिसिएट द सिंपल ऑफन ओवरलुक्ड मोमेंट्स इन लाइफ, जो हमारे जीवन में साधारण और अक्सर छोड़ दिए जाने वाले क्षण होते हैं, समय होते हैं, उन सब की प्रशंसा करने के लिए, उन सब को उपयोग में लाने के लिए हमें क्या किया गया बेटा, प्रोत्साहित किया गया है, हमारे उत्साह को बढ़ाया गया है। तो ये तो था पहला पोएम, पहला क्वेश्चन। और पहले पोएम का दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। आप इस कविता डस्ट ऑफ स्नो नामक कविता से क्या सीखे। डस्ट ऑफ स्नो जो कविता है, इस कविता से आप लोगों ने क्या सीखा है। तो देख लेते हैं कि क्या हम लोगों ने सीखा है इसके भी आंसर को। तो इसका आंसर क्या कह रहा है, इसका आंसर हम लोगों से कह रहा है कि द पोएम डस्ट ऑफ स्नो टीच, द डस्ट ऑफ मतलब डस्ट ऑफ स्नो जो कविता है ये सिखाती है, क्या सिखाती है, दैट इवन स्मॉल सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट थिंग्स कैन हैव ए पॉजिटिव एंड मीनिंगफुल इम्पैक्ट ऑन वंस मूड। कि जो एक छोटा और महत्वहीन दिखने वाली चीज़ें भी हैं वह भी एक सकारात्मक, उनके पास भी एक सकारात्मक अर्थपूर्ण प्रभाव किसी एक के दिमाग के लिए हो सकता है, भाव के लिए हो सकता है, एंड आउटलुक और उसके प्रदर्शन के लिए हो सकता है, ऑन लाइफ मतलब जीवन में। जैसे जो छोटी चीज़ें हैं, एकदम से महत्वहीन चीज़ें हैं अर्थात बेकार चीज़ें हैं, उनका भी जीवन पर एक सकारात्मक महत्व हो सकता है। इट हाईलाइट्स, ये प्रदर्शित करता है, हाउ ए सिंपल एक्सपीरियंस इन नेचर, कि प्रकृति में
किस प्रकार से एक साधारण सा अनुभव लाइक स्नो फॉलिंग, जैसे कि बर्फ गिरना, ऑन द स्पीकर मतलब वक्ता अर्थात बोलने वाले के ऊपर, कैन शिफ्ट वंस पॉजिटिव फ्रॉम पर्सपेक्टिव फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, कि कैन शिफ्ट वंस पर्सपेक्टिव, कि किसी एक के योजनाओं को भावों को बदल सकता है, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव नकारात्मक से सकारात्मक में कैसे बदल सकता है। द पोयम आल्सो सजेस्ट, कविता ये भी दर्शाती है, दैट वन शुड नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ स्मॉल एक्ट्स, कि जो कोई भी एक व्यक्ति है तो उसे कभी भी छोटे छोटे कार्यों के शक्तियों को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। ऑफ काइंडनेस मतलब दयालुता का, आर पॉजिटिव मोमेंट्स या सकारात्मक क्षण को कभी भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। एज दे कैन ब्राइटन इवन ये डिफिकल्ट डे, क्योंकि वह सभी एक मुश्किल भरे दिन को भी चमका सकती हैं, उसमें भी प्रकाश को ला सकती हैं। अगला देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज्ड, कवि का दिमाग या भाव कैसे बदल गया, एज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, जैसा कि कवि ने डस्ट ऑफ स्नो कविता में वर्णन किया है, तो किस प्रकार से उसका भाव बदल गया, उसके विचार कैसे बदल गए, इसके बारे में देखिए। पोएम आप लोग पढ़ चुके हैं, तो कैसे बदलता है देख लेते हैं। इन द पोएम मतलब कविता में क्या होता है, कविता में डस्ट ऑफ स्नो यानी जो डस्ट ऑफ स्नो नामक कविता है, इसमें द पोएट्स मूड मतलब कवि का भाव शिफ्ट्स मतलब परिवर्तित हो जाता है, फ्रॉम ए स्टेट ऑफ डिजेक्शन एंड रिग्रेट, डिजेक्शन मतलब होता है कि दुख भरा और या खोया खोया सा, और रिग्रेट मतलब पछतावा, कि एक कि कवि का जो भाव है, मूड है, वो एक दुविधा की अवस्था और पछतावे की अवस्था से बदल जाता है टू वन ऑफ हैप्पीनेस एंड रिन्यूड एप्रिसिएशन फॉर द डे, जो कैसे किस रूप में बदलता है, एक खुशहाल और नए प्रशंसक उस दिन के लिए नए प्रशंसा नई ऊर्जा के साथ में बदल जाता है। इनिशियली मतलब पूरी तरीके से या आंशिक रूप से, द पोएट इज इन ए निगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड, कवि एक नकारात्मक भाव में होता है, मतलब आंशिक रूप से कवि एक नकारात्मक भाव में होता है, पॉसिबली मतलब संभवतः, रिग्रेटिंग ए वेस्टेड डे, एक बेकार दिन के बारे में पछतावा करते हुए। बट द सिंपल एक्ट ऑफ स्नो फॉलिंग, लेकिन जो बर्फ के गिरने का एक साधारण सा कार्य है, ऑन हिम उस पर, फ्रॉम ये हेमलॉक ट्री एक धतूरे के पेड़ से, लेकिन उसके ऊपर जो धतूरे से के पेड़ से एक बर्फ गिरने का कार्य होता है, सेकन बाई ए क्रो जो कि एक कौवे के द्वारा हिलाया गया था, ट्रांसफॉर्म्स हिज मूड, वो उसके विचारों को उसके भावों को परिवर्तित कर देता है, बदल देता है। ही रियलाइज उसे ज्ञात होता है, दैट हिज डे इज नॉट एंटायरली रूइंड, कि उसका पूरा दिन बर्बाद नहीं हुआ है, उसे क्या ज्ञात होता है कि उसका पूरा दिन बर्बाद नहीं हुआ है। एंड फाइंड्स ए सेंस ऑफ जॉय, और वो एक प्रसन्नता के समझ को पाता है, एंड लाइटनेस इन द एक्सपीरियंस, और अपने अनुभव में चमक को पाता है, क्या पाता है, प्रसन्नता को पाता है, चमक को पाता है, इन सब चीज़ों को वो अपने अनुभव में पाता है। तो ये चीज़ें बेटा हम लोगों ने आज इसमें क्या क्या देखा, तो इसमें हम लोगों ने पोयम देखा, उसके समरी को देखा, उसके बाद सेंट्रल आइडिया को देखा, और सेंट्रल आइडिया के साथ साथ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखा। तो ऐसे ही समस्त क्लासेस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आने वाली समस्त क्लासेस की इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स मिलती रहे। और क्लास को लाइक कर दिया कीजिए बेटा, लाइक करने के साथ साथ इसे आप शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर किसी भी प्रकार का कोई सुझाव है तो उसे भी कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।